हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा नवा चैप्टर जो 6th क्लास का हम हिस्ट्री देख रहे हैं। उसमें हमारा नवा चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। पूरे हम सीटेट के लिए देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस इसमें लाइन टू लाइन आ जाते हैं। उसको हम पूरा देखेंगे। जैसे 6, 7, 8 का कंप्लीट होगा ना, उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। क्लास 6 का ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर वीडियोज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, इनके बारे में हम देखते हैं। देखो, हमने अभी जो हमारा चैप्टर 8 था उसमें पढ़ा था उत्तर के काले पालिश वाले बर्तन के बारे में हमने देखा था। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियों इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। देखो, ये जो खूबसूरत सा बर्तन है ना, इस पुरा स्थल में खासकर क्या क्या मिला हुआ है, कटोरी मिला है, थाली वगैरह मतलब मिला हुआ है। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, मतलब ये पहुँचे कैसे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। देखो, ये मतलब दूर दूर पे कैसे, मतलब उत्तर में ये लोग मिल रहा था ना, तो इसको कैसे हर जगह पे मिल गया। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है, देखो व्यापारी जैसे भी गाँव में सब बेचने आते हैं फिर हर जगह पे, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ना ले जाके वो लोग बेचते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। देखो, अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर दिखाऊंगी जब कराऊंगी। डे 1 में तो आप देखे ही होंगे, डे 2 का भी देख लीजिएगा जो मैं करा रही हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि मतलब ये कहाँ से आया। दक्षिण भारत का सोना, दक्षिण भारत का सोना, वो भी खासकर कर्नाटक का। मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किसके लिए? सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य से इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य के लोग काली मिर्च को इतना मतलब कि मंगवाते थे कि इसको क्या बोलते थे, काला सोना बोलते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों से और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। देखो, उस टाइम पे क्या था, जहाज़ वगैरह तो था नहीं, तो क्या करते थे व्यापारी, वो समुद्री जहाज़ों से और सड़कों के रास्ते से रोम तक पहुंचा देते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। देखो, दक्षिण भारत में ऐसे जो है अनेक रोमन सोने के जो सिक्के हैं वो मिले हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार चल रहा था। मतलब कि इससे तभी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, उस टाइम पे तो कोई था नहीं कि क्या हो रहा था, बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा व्यापार चल रहा था, तभी तो। देखो, व्यापार से जुड़ी एक कविता, ये जो है ना, ये संगम कविताओं में भी मिलते हैं, मतलब ये लिखा हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर की मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खादान और म्यांमार के बने मिट्टी बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो इस मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ से क्या आता था। व्यापारियों ने समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। देखो, व्यापारी जो थे, देखो अब कोई चीज़ तो ऐसा है कि मुश्किल है, कुछ ना कुछ करके उसका हल निकल जाएगा, तो व्यापारी लोग जो थे वो समुद्री रास्ते खोज ही निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए व्यापार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, क्योंकि मानसूनी जो हवा है ना, उससे क्या होता है, जल्दी जल्दी मतलब कि ये लोग अपना पूरा कर लेते थे यात्रा। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि इतना सामान भी उस पर लदा रहता था। समुद्र तटों से लगे राज्य, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार, नदी मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। देखो, नदियों के मैदानी इलाकों में सबसे उपजाऊ किसका है, तो कावेरी का जो मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। देखो, संगम कविता में किसकी चर्चा मिलती है, मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। ये कौन सा शब्द है, ये तमिल शब्द है, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। जिसका क्या अर्थ होता है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। देखो, कौन कौन से थे, चोल, चेर तथा पांड्य। इनका नाम याद रखिएगा, चोल, चेर तथा पांड्य थे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन कौन, चोल, चेर तथा पांड्य। और तीनों मुखिया के मतलब तीन शासकों का माना जाता है, तो यही चोल हो गए, चेर हो गए, पांड्य हो गए।
इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, इनके दो दो अपने सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तटीय मतलब कि समुद्र के किनारे वगैरह था और दूसरा जो था वो अंदर था। इस तरह 6 केंद्रों में से मतलब कि इस तरह जो 6 केंद्र थे उनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार तथा कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। मतलब ये क्या करते थे, नियमित कर नहीं लेते थे, ये क्या करते थे, मुखिया से उपहार वगैरह मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, कभी कभी ये सैनिक जो होते थे अभियान पे भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाही तथा कवियों को के बीच में बांट देते थे। मतलब इन अपने पास रख लेते थे जो काम का होता था, बाकी और सब में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी। देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो इन्होंने प्रशंसा में इसलिए लिखा है ना ताकि इनको क्या मिले, कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ये लोग लिखते थे और उसके बाद जो मुखिया लोग होते थे वो लोग इनको देते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, देखो इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। देखो फिर वेस्ट का साइड आता है जो पश्चिम भारत है। 200 वर्षों के बाद, इनके 200 वर्षों के बाद सातवाहन नामक जो राजवंश था, इन सातवाहनों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इनका नाम याद रखिएगा, सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, इनकी माँ का जो मतलब गौतमी थी बलश्री, उनके द्वारा एक अभिलेख था, उससे पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। जैसे ये सातकर्णी हो गया या फिर और जो भी शासक थे, ये लोग क्या कहे जाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। सातकर्णी जो था ना, ये पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पे अपनी क्या किया था, सेना भेजा था। रेशम की मार्ग, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। आपसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लेगा, रेशम बनाने का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। करीब 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी मतलब दुनिया से छुपाए रखा। ये जो तकनीक था इन्होंने छुपा के रखा था। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, ये चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वो रेशम मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रूट के मतलब जहाँ से कपड़े वगैरह ले जाते थे और यात्रा करते थे तो सिल्क रूट कहा गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़ा भेजते थे। कभी कभी चीन के शासक क्या करते थे, ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पे क्या भेजते थे, रेशमी कपड़े। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। जब ये लोगों तक बात मतलब पहुँचने लगी, फिर वहाँ के जो रोम के शासक थे या फिर बहुत धनी लोग थे, ये सब कपड़े पहनने के लिए उनका एक फैशन बन गया, मतलब शौक हो गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब कीमत जो था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, क्योंकि बहुत कठिनाई से चीन से ये आता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, मतलब टैक्स वगैरह भी लेते हैं। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। इसमें सिल्क रूट और कुछ शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए सभी चीज़ मिलता था, जिससे उन्हें लाभ भी होता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरे के आक्रमणों से सुरक्षा करते थे। इसके बदले ये लोग क्या करते थे, ये शासक इन व्यापारियों की सुरक्षा भी करते थे, जैसे लुटेरे लोग थे उनसे बचाते थे इनको। देखिए आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले मतलब शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कुषाण थे। कुषाण ने इन्होंने सिल्क रूट पर नियंत्रण कर लिया था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था।
पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। यह क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, ऑनलाइन पेपर में आया, जो फर्स्ट डे का करवाया था, पहला ही क्वेश्चन यही था कि कुषाण के दो प्रसिद्ध जो शक्तिशाली मतलब केंद्र कौन से थे, पेशावर और मथुरा थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला जो था ना, ये भी इनके राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इनके शासनकाल से में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। देखो याद रखिएगा, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो कुषाण ने जारी किया था। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे, यही जो सोने का सिक्का होता था। बौद्ध धर्म का प्रसार देखते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क। कनिष्क जो था ना, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसने क्या किया था, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। 1900 साल पहले इसने शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे, अश्वघोष रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, बुद्ध के जीवन के बारे में और चीज़ें जो थी उसके लिए। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इस टाइम पे क्या हुआ, बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। मतलब दूसरा जो परिवर्तन आया, ये बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक ये फैल गया। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। देखो, इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं बनाई गई थी कहाँ पे, पश्चिमी घाट के दर्रों के पास। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, देखो बौद्ध धर्म क्या था, दक्षिण पूर्व की ओर और श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया ये बौद्ध धर्म जो था। थेरवाद, देखो अभी थेरवाद स्टार्ट होता है यहाँ से। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कौन सा वाद का नाम था इनका, यहाँ पे जो था प्रचलित, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में प्रचलित था, बहुत ही ज़्यादा। अब हम देखते तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। व्यापारी जो होते थे, बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पे निकल पड़ते थे। मतलब जो तीर्थ करना चाहते थे वो भी क्या करते थे, निकल पड़ते थे उनके साथ। देखो तीर्थयात्री का क्या मतलब होता है, तीर्थयात्री वो स्त्री या पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध था। करीब 1600 साल पहले आया xuanzang, जिनको हम वेनसोंग भी बोलते हैं। 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। उसके करीब कितने साल बाद, 50 साल बाद इत्सिंग जो आया था। वे सब कुछ मतलब क्या किए थे, वो सब लोग ना बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे और फिर बाद में यहीं पे ये लोग शिक्षा भी लेने लगे थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा। उन कविताओं के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वो अपने साथ ले गए। मतलब सब कुछ देखा, जाना, उसके लिखा और उसके बाद ये अपने साथ लेके चले भी गए। देखो फासियन चीन वापस कैसे लौटा, इनके बारे में देख लेते हैं। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंक दिया और हल्का करने की कोशिश किया। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था, यानी रखा था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी तो उसने
उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है, सूर्य, चाँद, तारे को गति देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर या पश्चिम किस दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा है नहीं। जावा में पहुंचने में उसे 90 दिन मतलब लग गए थे। वहां से 5 महीने के लिए वो रुका था। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वो चीन पहुंच गया। देखो ये आते हैं स्वान जिनको हम वेनसोंग बोलते हैं। ये भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौट गया। उसने क्या किया, उसने सोने और चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। किस पे? 20 घोड़ों पर लाद के ले गया था। इस पर इन्होंने क्या किया था, इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपि संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। भक्ति की शुरुआत देखो, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल हो गए। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या फिर पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा देखो, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता देखो अभी हम इसके बारे में कब पढ़ेंगे, 11 चैप्टर में। ये महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में दर्शन होंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अनेक किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। अभी हम अन्यत्र के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह के दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ये ईसा मसीह के बारे में था। तो देखिए हमारा ये जो चैप्टर था ना समाप्त हो गया। इसके बाद हम 10 चैप्टर देखेंगे, फिर 11 देखेंगे, उसके बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम 7th का कंप्लीट करेंगे, फिर 8th का, उसके बाद हम चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको इसी में चाहिए क्वेश्चंस ना कि जैसे ये समाप्त होता है क्वेश्चंस देखना है इसके बाद, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको SST का नोट्स लेना है तो SST का जो नोट्स है ना वो सिर्फ 21 रुपये का है और इसमें पूरा प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ है। साथ में आपको पेडागॉजी भी मिलेगा। पेडागॉजी भी सारा कुछ जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और SST पेडागॉजी सारे 21 रुपये के नोट्स में हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में नंबर देखिएगा, उसमें लिखा होगा, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे नोट्स लेने हैं। तो वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।